आज हम जज अभिजीत गांगुली का बीजेपी ज्वाइन करने का विश्लेषण करते हैं। हमें याद है जज लोयला जो कि कौसर बी का केस डील कर रहे थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और संदेह की सुई अमित शाह जी की तरफ गया था। अभी जज गांगुली ने कहा कि वे न कि जो केसेस डील कर रहे थे अपने कार्यकाल के दौरान, तो वे बीजेपी आरएसएस के संपर्क में थे और बीजेपी आरएसएस भी उनके संपर्क में थे। उन्होंने क्या कोई इशारा देने की कोशिश की कि उनको किसी प्रकार की धमकी वगैरह दी गई या उन्हें डराया धमकाया गया या ब्लैकमेल किया गया, किसी संवेदनशील मुद्दे के चलते उनको घुटने पर लाया गया है? हमें नहीं पता। देख के लग रहा है जैसे कि उनकी वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बहुत खुश है और आरएसएस भी उन्हें कोई बड़ा पद देंगे। मामला लेकिन इतना सीधा नहीं है। एक जज का इस तरह से कहना कि वे अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी आरएसएस से संपर्क में थे और बीजेपी आरएसएस भी उनसे संपर्क में थे, ये बहुत कुछ कहता है। शायद जज जो कह नहीं पा रहे हैं वो इशारों इशारों में ही उन्होंने कह दिया हो। जो भी हो, इसका जवाब बीजेपी आरएसएस को देना पड़ेगा। बंगाल भर्ती घोटाले और उससे जुड़े बच्चों की खरीद फरोख्त रैकेट की जो बू आ रही थी, उस जांच को पूर्णतया दफन कर दिया गया है। जो ही जांच एक मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट घोटाले को लेकर होना था, सीबीआई जांच की मांग हुई थी, त्यों ही सब सख्ते में आ गए थे और ताबड़तोड़ जज चंद्रचूड़ और जस्टिस शिवगननम ने चौंद्रिमा भट्टाचार्य को पूर्णतः जांच के दायरे से बाहर रखने के लिए निर्लज्जतापूर्वक केसेस इधर उधर किए और पूर्णतः सभी केसेस को जज अभिजीत गांगुली से हटवा लिया गया और एक तरह से भर्ती घोटाला अब पूर्णतः दफन हो चुका है। भर्ती घोटाले से रिलेटेड कोई भी केसेस जज अभिजीत गांगुली नहीं देखेंगे, ये कहा गया था, और वे कानून से रिलेटेड केसेस देखेंगे। अब तो खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हम सोचने पे बाध्य हो रहे कि क्या जज लोयला अगर जीवित होते तो क्या आज वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते या किसी प्रदेश के राज्यपाल होते या आरएसएस बीजेपी के प्रार्थी के रूप में राज्यसभा पहुंच गए होते और जज गोगोई की तरह वहाँ बैठे रहते। अगर जज अभिजीत गांगुली इस्तीफा नहीं देते और बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, जैसा उन्हें निर्देश दिया गया वैसा वैसा अगर वे नहीं करते, तो क्या वो भी जज लोयला की तरह ऊपर जा चुके होते? क्या वो जीवित रहते हमारे बीच में कि नहीं? ये सोचने की बात है। फिर मैं सोचती हूँ कि बंगाल भर्ती घोटाले के दौरान मेपाचा रैकेट की बू लगातार आ रही है, एजेंट रिसोर्ट बांधोबी सर्विस की बू लगातार आ रही है और जजेस के संदिग्ध निर्णय जिसके तहत वे केसेस को इधर उधर करके जैसे तैसे जांच के दायरे से चौंद्रिमा भट्टाचार्य को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या बात है, कौसर बी नाम की एक महिला के साथ उसके मृत्यु पूर्व क्या हुआ होगा और ऐसी क्या बात थी कि उसको इस तरह से जला के सारे साक्ष्य मिटाने पड़े। आगजनी की वारदातें तो हम संदेश खाली में भी देख रहे थे। तो यही बात है कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। और बंगाल भर्ती घोटाले में ऐसा क्या विभत्स चेहरा है जिसे छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या चीज़ बाहर आए तो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जिसके लिए लगातार इसे दफन करने की कोशिश हो रही है। अब तो साफ हो चुका है कि बॉर्डर पार अनाज गया है और ये जिहादियों को भी बिका होगा। ज्योतिप्रिय मल्लिक के व्यक्ति राकिबर रहमान ने किया है, लेकिन ये कहने से तो होगा नहीं। बॉर्डर अगर पार हो रहा है तो बीएसएफ जो कि अमित शाह जी के अंडर आता है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बॉर्डर पार कैसे किया? क्या इन ट्रकों में बच्चियां भी गई है? क्या बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए विदेशों में गई है? और देश के भीतर ये जो एजेंट रिसोर्ट बांधोबी सर्विस निकला बाहर, जब कुंतल घोष, सायनी घोष और गोपाल दलपति और सुजय कृष्ण भद्रो लोगों का नाम आया था, फिर क्या वहाँ पे भी बच्चियां गई है? और एक बात सोचने की बात है कि अचानक क्या हुआ कि जज अमृता सिन्हा के कोर्ट से कोई भी ऑर्डर आना बंद हो गया। जज अभिजीत गांगुली से तो इस्तीफा ले लिया गया और उनको बीजेपी ज्वाइन करवा लिया गया है। तो बंगाल भर्ती घोटाले में ये जितनी भी तरक्कियां हो रही थी, वो कुंतल घोष, सायनी घोष, वो गोपाल दलपति, वो हेमंती गांगुली, सुजय कृष्ण भद्रो का वॉइस सैंपल, इस सब का क्या हुआ? सब तो दफन हो गया ना। पब्लिक की मेमोरी, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है ना।
तो सोचने की बात है कि तो केस पूरी तरह से दफन हो गया, लेकिन इसकी ये अगर बाहर आता तो ऐसी कौन सी बात थी। कौसर बी तो एक थी, यहाँ पे क्या थी? यहाँ क्या एक कोई केस था बिहार के बॉबी हत्याकांड की तरह कोई केस था, या वैसा ही कुछ था? या लेकिन अनगिनत थे, एक नहीं अनगिनत, जिससे शायद व्यवस्था भरभरा के गिर जाती, जिसको छुपाने के लिए बीजेपी आरएसएस लगातार 2022 साल से सब किए जा रहे हैं। हम लोग सब देख पा रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं लोग। कभी गवाई नागेश्वर राव बोपन्ना का जजमेंट आता है और कभी 3 हफ्ते के भीतर जवाब देना रहता तो नूपुर शर्मा जी के किसी बयान पे देश भर में आग लग जाता है, और फिर भारतों के यहाँ पे रेड लगता है, उसमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन उनका जो बांग्लादेश के आला महकमे के साथ जो लिंकेज है और मेपाचा रैकेट, उस पर एक शब्द नहीं बोला जाता है। मामला क्या है भाई? तो फिर हमें सोचने पे बाध्य होते हम कि इससे मिलता जुलता तो कोई, जैसे संदेश खाली का एक फर्जी आंदोलन गढ़ा गया जब लोगों ने जज टी.एस. शिवगनम और जज चंद्रचूड़ के ऊपर थूकना शुरू किया उनके संदिग्ध जजमेंट के कारण, तो 8 फरवरी से एक फर्जी आंदोलन शुरू किया गया। फिर फटाक से 15 जब वो फर्जी आंदोलन भी लोगों ने और थूकना शुरू किया, बोलने लगे तो फर्जी आंदोलन है, तो 15 फरवरी 2024 को एक इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में फट से जज चंद्रचूड़ सक्रिय हो जाते और जजमेंट दे देते कि अवैध है, जबकि वो तो 2017 से उनके सामने था, और 2017 से 24 के बीच में कितने तो चुनाव हो चुके हैं। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बीच में कितने सारे सरकारों का हॉर्स ट्रेडिंग गिराना, चुनाव चिन्ह जब्त करना, दुनिया भर का दंड फंद हो चुका है, राज्यसभा के में क्रॉस वोटिंग करना, दुनिया भर का चीज़ें हो चुका है। तो इतने दिन तक का सोच लीजिए, 2017 से लेके 2024 लगभग 6 से 7 साल बिता दिया, उनको ध्यान नहीं आया, अचानक से ताबड़तोड़ जजमेंट दे दिया। लेकिन इस एसबीआई के जरिए फिर से एक रास्ता खुला छोड़ा है कि 4 महीने के समय मांग लेंगे और फिर चुनाव बाद जो होना है। तो सोचने की बात है, इस बंगाल भर्ती घोटाले में कुछ तो गड़बड़ है। संदेश खाली में जो फर्जी आंदोलन दिखाया जा रहा था, वहाँ जब आगजनी हो रही थी कि तो क्या कौसर बी की तरह ही के सबूत वगैरह मिटाए जा रहे थे। और सोचने की बात है कि इससे मिलता जुलता तो एक चीज़ 1992 में जब भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी राजस्थान में, तब भी हुआ था। तब बोलते अजमेर सेक्स स्कैंडल जो था वो ना कि हिंदू मुस्लिम का मामला था, हमने भी माना हिंदू मुस्लिम का मामला है। मुसलमान अगर हिंदू की बच्चियों को इस तरह से कर रहे उनको सज़ा देना है, लेकिन उनके ऊपर भी अगर कोई लोग बैठे हुए हैं तो उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी भी तो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। वहाँ पे चिश्ती था जो कांग्रेस का मेंबर था और उसके जरिए हिंदू बच्चियों की इधर उधर हो रहा था। तो वहाँ के, हम तो पता है हम लोग को तो इतिहास की, राजस्थान के लोग कितने बहादुर, कितने स्वाभिमानी, वहाँ तो महिलाओं के सम्मान के लिए जौहर हो गए। तो आपको क्या लगता है वो देशद्रोही गद्दार वामपंथी बन के बैठे थे और मज़े देख रहे थे ना? उनको शक हो गया था बीजेपी आरएसएस की मंशा पे, इस सत्ता के लालची लोग कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कोई फर्जी आंदोलन करा रहे, ऐसा तो नहीं कि उनको शक हो गया था इसलिए लोग तब चुप बैठे थे। और जैसा कि यहाँ पे कुछ अभी लोग माहौल बनाने के लिए कहते हैं कि लोगों में रीढ़ की हड्डी नहीं, हिंदुओं की बेटियों के साथ ऐसा हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन संभावना ये भी तो है ना कि जैसे आज हमें समझ में आ रहा है कि संदेश खाली में फर्जी आंदोलन चलाया गया है किसी सत्य को छुपाने के लिए, उनको भी समझ में आ गया होगा। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह से लोग डरते थे, तो हो सकता है उस समय लोग चुप रह गए। लेकिन ऐसा ही कुछ फर्जी खेल उस समय बीजेपी आरएसएस ने किया होगा और उसे अजमेर सेक्स स्कैंडल को हिंदू मुस्लिम का मामला बना के भुनाने की कोशिश की। ये भी समझने की बात है। और अभी देखिए, ये संदेश खाली में भी एक व्यक्ति है शेख शाहजहाँ, उसका नाम मैंने पहले ही बताया है। ये शेख शाहजहाँ बोलिए, शिबू हाजरा बोलिए, उत्तम सरदार बोलिए, आप अगर इनके बैकग्राउंड खंगालेंगे ये खुद ही आपको शोषित दिखेंगे। ये एक शोषित वर्ग से लोग आए हुए हैं जिनमें से कुछ ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ये जिस काम में ट्रैफिकिंग में लगे हैं, जिस एरिया में लगे, वो एरिया बदनाम में बेटियाँ बेचने के लिए कुप्रथा के तहत ये जिस काम में लगे हैं, ये कोई पहली बार नहीं कि यहाँ पे होता होगा। 1776 में सोनागाछी की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। सोनागाछी का कैचमेंट एरिया संदेश खाली, चूनो खाली, बासंती, गोशाबा,
घोटकपुकुर, बहुत सारे इलाके यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप टाइप के, यहाँ से बच्चों को मत परिजन खुद ही बेच देते हैं। तो ये जो शेख शाहजहाँ, इसको लाया गया था, वामपंथी अपने राज में इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब सरकार बदली तो ये टीएमसी में आ गया, और टीएमसी पता ही है कि बीजेपी आरएसएस के और टीएमसी मिल मिल के सब गलत काम कर रहे हैं। और नूरा कुश्ती के लिए ये शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को उतार रखा है ज़मीन पे, कि जब भी मामला कुछ ज़्यादा हो जाए तो कलकत्ता से बंगाल से बाहर स्थानांतरित करके सबूत रफा दफा करने के लिए ये लोग जाते कोर्ट में, और सीबीआई जांच की मांग करते, सीबीआई ले लेते, केस को बाहर कर देते और रफा दफा कर देते, दफन कर देते। तो हम लोग को तो समझ में ही आ रहा है। तो ये शेख शाहजहाँ जैसे पहले सीपीएम का व्यक्ति था जो मेपाचार बच्चों की खरीद फरोख्त ट्रैफिकिंग में काम करता था, बाद में वो टीएमसी का व्यक्ति हो गया, काम वही करता रहा वो, और टीएमसी बीजेपी के लिए काम करती है। साफ दिख रहा है कि बंगाल भर्ती घोटाला और बच्चों की खरीद फरोख्त का पैसा इनको मिला है, और इन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट अंदाज में किया है, और इसी मुद्दे को छुपाने के लिए केसेस इधर उधर हो रहा था। तो हो सकता है कि जो काम शेख शाहजहाँ बंगाल में करते दिख रहा अभी, और उसको लेके इतना गाली गलौज, हो सकता उस समय भैरव सिंह शेखावत के समय में 1992 में चिश्ती जो कि कांग्रेस का व्यक्ति था, वो भी सरकार बदलने पे यही काम बीजेपी आरएसएस के लिए कर रहा था। हम लोग को सत्य नहीं पता चला, हो सकता रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जब हम देखें तो हमें सच का पता चले। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जो गंदगी कर रहे हैं बंगाल में समझ से परे। फिर भी अगर इनकी कोई दिव्य योजना है हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए, जिसके तहत ये सब गंदगी कर रहा है, तो ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम समझ सकें उनकी दिव्य योजना को। हम हिंदू राष्ट्र निर्माण में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करना चाहेंगे। पब्लिक को अगर समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अन्यथा मुझे तो लगता है कि अगर जो जज अभिजीत गांगुली चाहते भी है तो बीजेपी आरएसएस को उन्हें बीजेपी में भर्ती नहीं करना चाहिए था, एक, और उन्हें कम से कम 5 साल के लिए विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, काउंसिलर, किसी भी पार्टी के पद में या किसी भी चुनाव के लिए टिकट नहीं देना चाहिए। तभी वो अपने आप को साबित कर पाएंगे कि उनका बंगाल भर्ती घोटाला, खासकर से उससे जुड़े मेपाचार रैकेट से कोई लेन देन नहीं है, और वो उसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। अन्यथा देखिए, ईमानदार होना काफ़ी नहीं, दिखना भी ज़रूरी है। और अगर जिस तरीके से केसेस को इधर उधर किया गया है, जिस तरीके से चंद्रचूड़ टी एस शिवगनम ने सब किया है, जिस तरीके से चौंद्रिमा भट्टाचार्य को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, और जिस तरीके से जज अभिजीत गांगुली का इस्तीफ़ा और फिर बीजेपी ज्वाइन करना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा संदेह पैदा करता है। जज तो सिर्फ एक व्यक्ति है, आज है कल नहीं। आरएसएस तो एक बड़ा संगठन है, 100 साल होने को आए हैं। कई स्वयं सेवकों ने तपस्या, त्याग, बलिदान दिया तब यहाँ तक का पहुँचे हैं। हिंदू समाज ने अपना बहुत कुछ योगदान दिया तभी, अन्यथा इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन नहीं बन सकते थे। तो इनको तो जवाब देना चाहिए। मोदी जी और मोहन भागवत जी को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बंगाल के छुट भैये शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को आगे नहीं करना चाहिए। बंगाल के लोगों को समझ में आ चुका है कि इन दोनों का कोई काम नहीं, इन दोनों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है, इनका काम सिर्फ नूरा कुश्ती करना है सड़क पे, ताकि जो ही कोई केस हाथ से बाहर जा रहा है, कोई साक्ष्य गवाह बग देने की स्थिति में, उसको जल्दी से सीबीआई जज मंथा जैसे किसी जज के कोर्ट में जाना है, वो सीबीआई जांच लेके उसको बंगाल से बाहर कर देना है। कोई जांच वांच नहीं करना है, जांच को दबाने के लिए सीबीआई और फिर बंगाल से बाहर केस को स्थानांतरित करना है, ये इनका असली मकसद है। तो मोहन भागवत जी और मोदी जी और अमित शाह जी, इस तरह के बड़े राष्ट्रीय स्तर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अभिजीत गांगुली वाले मामले पे अपना स्पष्टीकरण दें, अपने रुख स्पष्ट करें। अन्यथा पब्लिक के सामने, पब्लिक के विश्वास में लेने के लिए अगर वो ये करना जरूरी न समझे तो पब्लिक को भी ज़रूरत नहीं इन पे विश्वास करना। वंदे मातरम।